तो संविधान एग्रीकल्चर को एक लोकल मुद्दा समझता है। एक निर्भया थी, जब पूरे देश को उसने झंझोड़ा, जो उसके साथ हुआ। सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन आपकी संवेदनशीलता ये बताती है कि आप महिलाओं के मुद्दों को किस तरह से देखते हैं। वर्ल्ड सिख अपडेट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं, एक फिर वही मुद्दे को लेकर। मुद्दे तो वैसे पिछले 6 सालों से रोज़ ऐसे आ रहे हैं, एक आता है वो ख़त्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है, दूसरा ख़त्म नहीं, तीसरा आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है भारत की जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक नया मुद्दा आया जो किसान ऑर्डिनेंस का। किसान ऑर्डिनेंस का जो है मुद्दा, वो केवल किसान का नहीं, वो पूरे भारत का हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसके जो कानूनी पहलू हैं, आज उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारे आज के जो मेहमान हैं फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, आइए पहले उनसे। फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर, ये जो पिछले 6 साल से कोई मुद्दा कभी आ रहा है, कभी कोई मुद्दा आ रहा है, कभी किसी चीज़ को लेकर आ रहा है, लेकिन हाँ, इस मुद्दे के बारे में ये कहा जा सकता है कि कम से कम ये मुद्दा जो है किसी अकेले एक धर्म से या एक जाति से जुड़ा हुआ नहीं है। अदरवाइज पिछले जितने भी आए हैं वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर किसी एक कुनबे से, कह लीजिए, एक जाति धर्म से जुड़ा हुआ होता था, लेकिन ये मुद्दा एक अलग हटके है। लेकिन इस मुद्दे से पूरे भारत के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो आप इस पर थोड़ा सा बताइए कि ये जो आया है किसान ऑर्डिनेंस, इसके बारे में कुछ कानूनी पहलू बताइए, इसका क्या क्या नुकसान है, और अगर कोई फ़ायदा है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है, लेकिन अगर कोई फ़ायदा है तो वो भी बताइएगा जी। धन्यवाद परमिंदर भाई। मैं और लॉस की आज बात नहीं कर रहा हूं, जैसे CAA है उसकी अलग, उसके बारे में प्रश्न चिन्ह है, या यूपा में अमेंडमेंट हुआ उसके बारे में अलग से बात की जा सकती है। आज जो ये लॉस की बात हो रही है, खास तौर से ये जो 2 लॉ हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, और अब तो एक्ट बन गया क्योंकि राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिए 2020, और फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इनमें जो परविंदर भाई मैंने लिखा है, क्योंकि मैं कोई एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का आदमी नहीं हूं, तो मैं किस तरीके से आड़ती कमीशन कमाते हैं, किस तरीके से किसान को पूरा MSP मिलता है नहीं मिलता है, उसके बारे में मेरी राय सही नहीं हो सकती, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैंने जो प्रश्न उठाया, और वो प्रश्न सबसे पहले मैंने देश में उठाया, वो ये कि क्या संसद को कम से कम ये 2 कानून बनाने का अधिकार था। आपको जरा बता दें परमिंदर भाई, भारत के संविधान को फेडरल संविधान कहा जाता है। ये फेडरल संविधान का मतलब है कि 2 तरह की सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है। जो लोकल मुद्दे हैं उनमें जो कार्य क्षेत्र है कानून बनाने का, वो राज्यों का है। जो नेशनल लेवल के राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार संसद का है। अब इस मामले में जो एग्रीकल्चर पे जब आप जाएं, तो अगर आप संविधान को देखेंगे तो संविधान एग्रीकल्चर को एक लोकल मुद्दा समझता है, और क्योंकि ये लोकल मुद्दा समझता है संविधान इसको, इसलिए इस पे कानून बनाने का अधिकार संविधान ने राज्य सरकारों को दिया है। बिल अच्छा है या बुरा है, किसानों से इसका फायदा होगा नुकसान होगा, मैं उस बहस में नहीं पढ़ सकता हूं, क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है। मेरी फील्ड है लॉ, और मेरे हिसाब से जब फेयर्स एंड मार्केट ये राज्य के कार्य क्षेत्र में हैं, और ये जो आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है ये मार्केट में बेचा जाना है, मार्केट पे अधिकार क्षेत्र राज्यों का है, तो राज्यों के अधिकारों पे इस तरीके से कठोराघात करना
मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज नहीं। अच्छे मजे की बात यह है कि ये जो बात मैं कह रहा हूं परमिंदर भाई, ये कोई नई बात नहीं है। स्वामीनाथन कमीशन ने ये बात कही है, जो सरकार के नीति आयोग के मेंबर हैं उन्होंने ये बात कही है कि संविधान में एक संशोधन होना चाहिए और ये जो एग्रीकल्चरल मार्केट है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाए ताकि राज्यों को भी अधिकार हो और केंद्र को भी अधिकार हो। और जब दोनों कानून बनाएंगे उस मुद्दे पे, अगर उस कानून में कोई टकराव होगा तो जो केंद्र का बनाया हुआ कानून है वो माना जाएगा। तो जब ये आपकी अपनी कमेटी कह चुकी है तब उस कमेटी की बात ना मानना, जल्दी में ऑर्डिनेंस लाना, फिर जल्दी में एक्ट बनाना, फिर उस एक्ट में राज्यसभा में जो मामला हुआ कि उसमें देखिए उसूल ये है कि अगर एक मेंबर भी सदन का डिवीजन वर्ड बोल दे तो फिर जो डिप्टी चेयरमैन है या चेयरमैन है या स्पीकर है लोकसभा में या डिप्टी स्पीकर है, उसका ये दायित्व है कि वो डिवीजन कराए ताकि पता चले कि संसद में उस सदन के कितने लोग पक्ष में हैं, कितने विपक्ष में हैं। इतने बड़े बड़े कानून को बिना बहस के पास कर देना, बिना सेलेक्ट कमेटी को रिफर किए, बिना सारे स्टेक होल्डर से बात किए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई एपीएमसी बहुत अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कानून बहुत बुरे हैं, ये मेरी बहस नहीं है। मेरी बहस ये है कि क्या संसद को जैसा कि संविधान आज है जी जी ये कानून पास करना का अधिकार था। प्रधान साहब, मेरा यहाँ एक सवाल ये आता है कि राज्यसभा में जो आपने जैसे जिक्र किया, जो राज्यसभा में हुआ वो कानून की बात ना करके मैं संविधान की बात करूं, संविधान की सीधा सीधा धज्जियां नहीं उड़ाई गई वो? नहीं, मैंने बोल दिया कि जब डिवीजन मांगा एक सदस्य ने तो डिप्टी चेयरमैन की ड्यूटी बनती थी कि वो डिवीजन ग्रांट करते। ये जल्दी में इस तरीके के बड़े कानून पास करके संसद की गरिमा भी दिखती है और उसके बाद हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब ने जो है पश्चाताप करने के लिए एक दिन का व्रत भी रख लिया। ये जो संसदात्मक शासन प्रणाली है इसकी खास बात यह है कि जितने भी सांसद हैं उनको सदन में पूरी तरह बोलने का और वोट देने का अधिकार है। वो उनकी लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। उस प्रिविलेज को कभी भी डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। सर, यहाँ एक बात ये भी आती है कि किसान आगे चल के अपने जमीन पर खुद ही मजदूर की भूमिका में रह जाएगा कानून के हिसाब से। जो परमिंदर भाई जो बात कही जा रही है उसमें कुछ दम है कि आज की डेट में जो एग्रीकल्चर में कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट है वो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ 2% है और जो कॉरपोरेट स्पेंडिंग है एग्रीकल्चर में वो आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट 0.5% है जी। तो ये कहा जा रहा है कि शायद कॉरपोरेट्स इसकी वजह से अब आएंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे और शायद इससे फायदा हो। मैं इसको डिनाई नहीं करता। जो आंध्र प्रदेश में पोल्ट्री फार्मिंग में हुआ है उसमें लगता है कि शायद किसानों का फायदा हुआ, लेकिन आप बताइए कि कोई भी पूंजीपति जो है, कोई भी कॉरपोरेट है, वो अपने अधिकारों का संरक्षण करने के लिए बिजनेस करता है या गरीब किसानों को अधिकार देने के लिए करता है? आप सोचिए, बड़ी बड़ी जो ये कंपनीज होंगी इनके बड़े बड़े वकील होंगे, वो बड़े बड़े वकील जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, उन कॉन्ट्रैक्ट को लॉयर नहीं समझ पाएंगे। आम जो गरीब अनपढ़ किसान है उसकी क्या समझ में आएगा? मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, आप कपड़े ड्राई क्लीन कराने जाएंगे तो उस रिसीट पे पीछे की तरफ बहुत सी शर्तें बहुत छोटे छोटे फॉन्ट में लिखी मिलेंगी। आपने आज तक उन्हें नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपका कपड़ा जल जाए, खराब हो जाए, आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि वो लायबिलिटी जो है ड्राई क्लीनर की 1/8 होगी, 1/20 होगी। तो जो ये कहा जाना कि अब किसान
जो है उसको अधिकार होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी बराबर होती हैं, तो किसान और पूंजीपति में बात होगी कि भाई तुम ये प्रोड्यूस करो, वो कहेगा मैं ये प्रोड्यूस करूंगा, वो कहेंगे कि हम इतने प्राइस में प्रोड्यूस करेंगे। ये मार्केट की रियलिटी नहीं है। मार्केट की रियलिटी ये है कि अक्सर कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी की चलती है, दूसरी पार्टी कमजोर होती है। अब सोचिए, मैं अगर अभी रिलायंस में या किसी बड़ी कॉर्पोरेट में नौकरी करने जाऊं जी, तो जो वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट देंगे नौकरी का, वही साइन करूंगा ना। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि इसी तरह ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स ये लोग बनाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स पूंजीपतियों के फेवर में ज्यादा होंगे, किसानों के फेवर में कम होंगे। वही सर, एक बात और ये निकल के आ रही है कि अगर इसमें कोई डिस्प्यूट होता है तो वो मामला सिर्फ और सिर्फ एसडीएम तक जाएगा, उससे ऊपर किसान या दूसरी पार्टी कोर्ट नहीं जा सकती। और एक बड़ी सिंपल सी बात है कि एसडीएम जो होते हैं, देखिए जुडिशरी कहा जा सकता है कि संस्था है जो आज़ाद है, जबकि वो कितनी आज़ाद है वो सब जानते हैं, लेकिन एसडीएम जो है वो तो सारी सरकारों के और कॉर्पोरेट के इन्फ्लुएंस में है। तो वहाँ ये मामला किस हद तक सुलटेगा और कैसे होगा इसका? नहीं, ये इस लॉ की बड़ी वीकनेस है कि इसने डीएम और एसडीएम जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं और वो आईएएस ऑफिसर हैं, तो केंद्र सरकार के बेसिकली एम्प्लॉय हैं, वो कि राज्य में उन्हें अलॉट किया हुआ है कैडर, उस राज्य की सरकार के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन ये कि एक इंडिपेंडेंट फोरम होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप सोचिए कि किसानों को, हमारे इनोसेंट भाई, देश के अन्नदाता जी, उनको हम अदालतों में, अगर जुडिशल फोरम भी हो, तो आप सोचिए कि हमारी जो दीवानी अदालतें हैं वो दीवाना बना देती हैं। वो कितनी बार जाएगा अदालत, कितनी बार वकीलों की फीसें देगा, कितनी बार केस एडजर्न हो जाएगा, तारीख पे तारीख पड़ जाएगी। तो किसानों को इन धंधों से दूर रखना जो है, मैं समझता हूं वो बेहतर है। जी जी, बड़ी एक दुखद ये है जी चीज के एक अन्नदाता जो खुद कर्जा लेकर पूरे देश का पेट भरता है, खुद कर्जाई हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जहाँ तक किसान की अगर आती है, तो किसान के बारे में ये कहा जाता है जी कि किसान इकोनॉमी में सबसे बड़ा हाथ किसान का, क्योंकि किसान बहुत खर्चीला है। किसान 1 लाख रुपया कमाता है तो वो सेविंग नहीं करता। 1 लाख कमाया, 20-25 हज़ार 30 हज़ार की मोटरसाइकिल खरीद लाया, टीवी ले आया, ये ले आया, वो ले आया, मोबाइल ले आया, तो वो 1 लाख आता, तो 1 लाख में 10-20 हज़ार और डाल के वो खर्चा कर देता है। तो वो जितना अगर 1 लाख के लिए खर्चा करता है, तो कहीं ना कहीं 1 लाख के ऊपर वो गवर्नमेंट को टैक्स भी तो दे ही रहा है ना। फैजान साहब, हमारे एक और मेहमान है अमृता धवन, जो कांग्रेस की दिल्ली प्रदेश की महिला की प्रधान है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं अमृता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी नमस्कार परविंदर जी। नमस्कार अमृता जी। अमृता जी, मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर बात चल रही थी, तो फैजान साहब ने जैसे बताया, आपने सुना होगा, आपका इस बारे में क्या कहना है कि जो सरकार ये कानून लेके आई है, ये कितना किसान के या बाकी देशवासियों के हक में, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ किसान का नहीं है, किसान का लोग कह जरूर है, इससे पूरा देश, हर व्यक्ति इससे प्रभावित होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कोई भी चीज जब अलोकतांत्रिक तरीके से की जाती है जी, तो किसी भी रूप में उसको जायज नहीं। दूसरी बात यह है कि इस देश में एक ऐसा कानून पारित किया गया जो कि गैर कानूनी तरीके से किया गया, इसकी पृष्ठभूमि ही कलंकित है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर इस देश के अंदर, जो कृषि प्रधान देश माना जाता है, सबसे बड़ा सेक्टर अगर इस देश में कोई है तो एग्रीकल्चर सेक्टर है। और एग्रीकल्चर सेक्टर यानी हमारी धरती माँ, हमारे जो धरती पुत्र, जिनको हम अपने फूड सोल्जर्स कहते हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, आपने उनसे बातचीत किए बिना एक ऐसा कानून लाकर खड़ा कर दिया जो आज इनके अंदर एक आक्रोश पैदा कर रहा है। और जिस तरीके से पार्लियामेंट में इसको पास किया गया ध्वनि मत से, हम सभी जानते हैं कि अगर डिवीजन होता वोट्स का
तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में बैठी है, उनके भी बहुत सारे ऐसे सांसद थे जो अंदर अंदर इसके खिलाफ थे जी, लेकिन वो जानते थे कि अगर हम इसको डिवीजन मत करेंगे तो डिवीजन मत से करने के साथ साथ ये बेनकाब हो जाएंगे। तो इन्होंने ध्वनि मत का उपयोग किया और ध्वनि मत से इन्होंने इसको पारित करा दिया। और जहां तक बात है हमारे भाइयों की, किसानों की, हमारे खेत मजदूरों की, जहां तक बात है हमारे मंडी में काम कर रहे अड़तियों की, ये तो खुद सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट के टेबल पे कहा है कि अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को अपना एग्रीकल्चर सेक्टर बेच देंगे, एक तरह से अपने, कहते हैं ना कि सोने की जो हमारी जमीन धरती है उसको कौड़ियों के भाव बेचने का ये पहला कदम है। और इस पहले कदम पर आप अड़तियों की जगह प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बिठाएगी, क्योंकि आपको कोई ना कोई मीडिएटर तो चाहिए किसान और प्राइवेट प्लेयर के बीच में। जी बिल्कुल। लेकिन आप सरकारी रजिस्टर्ड जो लाइसेंस अड़ती होता है, जो हजारों लाखों लोग हैं इस देश के अंदर, उनकी आजीविका को भी छीन रहे हैं, उनको भी बेरोजगार कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप उनको ऐसे लोगों के हाथ में दे देना चाहते हैं जो कि इस देश कि किसान का कितना नेगोशिएशन पावर है। मुझसे ज्यादा मेरे को लगता है कि आप यहाँ पे बैठे सभी लोग जानते होंगे कि हमारे देश में किसान का कोई बहुत बड़ा नेगोशिएटिंग पावर नहीं है। वो उस तरीके से अगर अपने हक की लड़ाई लड़ पाता तो आज हमारे देश में किसानी की ये हालत नहीं होती। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है और आज सड़कों पे किसान खुद है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के आह्वान पे, कांग्रेस पार्टी तो किसानों की मांगों का समर्थन करती है। और मैं हमेशा ये बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज हमारे किसान कह रहे कि हमें एमएसपी का वादा करो, सरकार क्या कहती है कि पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलती, सरकार कानून के अंदर चेंजेस नहीं करती है, सरकार सिर्फ लोगों के बीच में आके बोलती है हम एमएसपी देंगे। अरे अगर आप एमएसपी देंगे तो आप अगर ये कहते हैं कि सरकारी प्रोक्योरमेंट जारी रहेगी तो आप उसको मेंशन क्यों नहीं करते कानून के अंदर? ये उनकी नियत, उनकी कथनी और करनी का अंतर दिखाता है, मैं मानती हूँ। प्रधान साहब, आपसे मेरा एक सवाल है कि यहाँ जय जवान जय किसान कितना स्टैंड करता है, अब ये बताएं जरा। देखिए, स्लोगन के लिए तो जय जवान जय किसान जो है जाहिर है कि स्टैंड करता है, और चंद सालों में तो हमारे जवानों के बारे में बहुत जिक्र पब्लिक स्पेस में होता रहा, वो तो बात है। लेकिन ये रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हमने अभी ना तो किसानों की जो इनकम है वो डबल की है, ना उस रास्ते पे हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और फिर जिस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर की हालत है उसे देख के अफसोस होता है कि ये पूरा जो मीडिया मिडिल क्लास जो है ये डोमिनेट करती है। अगर जरा सा प्याज जो है वो 50 रुपए किलो हो जाए तो हंगामा हो जाता है। अरे भाई, अगर प्याज 50-60 रुपए किलो नहीं होगी तो किसान को फायदा नहीं होगा। तो ये एक हमारी हिपोक्रेसी है कि हम चाहते ही नहीं कि जो पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन किसानों ने कर दिया, देश को जो है सेल्फ रिलायंट बना दिया, अभी भी जब इकोनॉमी के सारे सेक्टर जो है वो रेड में है, एग्रीकल्चर से ही कुछ उम्मीद है कि वो हमारी इकोनॉमी को किसी तरीके से रिवाइव करे। मैं ये समझता हूं कि ये हमारी ड्यूटी बनती है कि कम से कम जो हमारे छोटे और मार्जिनल किसान हैं उनका हम फायदा करें। अब इसमें आप देखिए कि जो हमारी राज्य सरकार है, पंजाब और हरियाणा, उनके टैक्स का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इन बिल से, कि जो टैक्स ज्यादातर सेंटर को पे करना पड़ता है। फिर मैं ये समझता हूं कि ये एज सच, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जो संविधान की स्कीम है उससे हम विरुद्ध जा रहे हैं। आप सोचिए कि जो केंद्र की सूची है उसमें जहां जहां एग्रीकल्चर का जिक्र आ गया उसको संविधान ने हटा दिया। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, जैसे आप देखिए कि एंट्री 82 है केंद्रीय सूची की, इसमें बात आ रही है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्स जो है उसको लगाने की पावर राज्य सरकार को है। फिर एंट्री 86 में आ गया टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स एक्सक्लूसिव ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, यानी हर एसेट पे आप टैक्स लगाएगी केंद्र सरकार
एग्रीकल्चरल लैंड पे नहीं लगाएगी। फिर बात हो गई एंट्री 87 में स्टेट ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, यानी पूरे संविधान की जो स्कीम है उसमें जैसे एंट्री 88 ले लीजिए कि पार्लियामेंट को पावर होगी कि सक्सेशन ऑफ लैंड, यानी एक मर गया उसके लैंड का मरने के बाद कैसे बंटवारा होगा उसके बारे में कानून बनाए, लेकिन लिख दिया अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड पे कैसे बंटवारा होगा बाप के मरने के बाद, ये पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया संविधान ने। इसी तरीके से अगर आप राज्य की सूची देखेंगे तो जहां जहां लैंड का जिक्र आएगा वहां पे बात की जाएगी कि ये राज्य सरकार की पावर है। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें जो उसका इकोनॉमिक पहलू है उस पे तो पॉलिटिशियंस या इकोनॉमिस्ट या एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स ही बोलेंगे। जो लीगल पहलू है उसमें मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर के मैटर्स में कानून राज्य सरकार को बनाना ही संविधान के जो निर्माता हैं उनकी मंशा थी, और ये कानून उस तरीके से जो संविधान की स्पिरिट है उसके विरुद्ध है। शुक्रिया फैजान साहब, आपने जो इसके कानूनी पहलू बताए और इसके बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अमृता जी की तरफ आऊँगा। अमृता जी। जी 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 अमृता जी, आपसे मेरा अगला सवाल है हाथरस गैंगरेप को लेकर। इसके बारे में क्योंकि जिस तरह से ये घटना घटी उसके बाद घटना के बाद जो घटनाक्रम घटे जो बहुत एक निंदनीय कहा जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उसके बारे में रोशनी डालिए थोड़ी सी। देखिए, हमारे भारत में नारी को देवी का रूप माना जाता है जी, और कभी देवी का इतना अपमान मुझे नहीं लगता कि इस देश ने देखा है पहले। एक तो आपने उस बेटी को सम्मानजनक जीने नहीं दिया और उसके बाद उसको अपमानजनक मरने के लिए छोड़ दिया, और मैं मानती हूँ कि ये हमेशा इस देश को शर्मसार करेगा। एक निर्भया थी, जब पूरे देश को उसने झंझोड़ा जो उसके साथ हुआ। सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन आपकी संवेदनशीलता ये बताती है कि आप महिलाओं के मुद्दों को किस तरह से देखते हैं। जब निर्भया के साथ हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने जस्टिस वर्मा की कमेटी फॉर्म की और हमारे जो बलात्कार के कानून हैं उनमें संशोधन करके उनको कड़ा किया जी। लेकिन आज हम लोग 7 साल बाद भी, 8 साल बाद भी अगर हम देख रहे हैं तो इस देश के अंदर फिर से हाथरस का एक ऐसा घटनाक्रम देख रहे हैं जो हम सभी के लिए विचलित करने वाली घटना है। देखिए आपने और एक तो आपने इस जघन्य बीच में टोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। आपने संशोधन की, कानून में संशोधन की बात की, लेकिन मौजूदा राज्य सरकार तो मान ही नहीं रही कि रेप हुआ है। यही बात है कि आप 11 दिन तक जो है सैंपल नहीं लेते हैं बॉडी में से जी। आप रेप के 11 दिन बाद सैंपल लेते हैं, जो कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उसके बाद सैंपल अगर नहीं मिलता 11 दिन तक तो रिपोर्ट्स जो है वो ठीक नहीं मानी जा सकती। उसके बावजूद भी रेप हुआ है ऐसा कहा जा सकता है। और खुद लड़की ने डाइन डिक्लेरेशन दिया कि मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है जी। उसके माँ बाप कह रहे हैं कि बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, और आप कह रहे हैं कि हम नारकोटिक टेस्ट करेंगे। आप कह रहे हैं कि हमने जो है जाति जो है दंगे जो है इस देश में भड़का दिए जाएंगे। मतलब जब इस देश के अंदर, माफ कीजिएगा मैं नाम जरूर ले रही हूँ, लेकिन जब कंगना रनौत की 2 फुट की बालकनी टूटती है तो बड़े बड़े नेता जो हैं नेशनल टीवी पे आके कहते हैं कि देश की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। तो क्या हाथरस की बेटी को हम इतनी विक्टिम शेमिंग कर देंगे कि जो बेटी आज जिंदा भी नहीं है हम उसके चरित्र का हनन कर रहे हैं, हम उसके शरीर का हनन कर चुके हैं? क्या वो देश की बेटी नहीं है? क्या इस समाज को इस तरह से बांट दिया गया है? और ये मानसिकता सरकार की दिखती है, रातों रात डीजल फेंक कर उसको जला देना और माँ बाप को हिंदू धर्म के विधिवत तरीके से उसका शव का संस्कार भी करने नहीं देना। आप बताइए ये कितना मानवीय है? ऐसे तो इस देश में जानवर को भी ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरीके से आज इस देश के हालात में बेटियों को ट्रीट किया जा रहा है। और ये हाथरस की एक घटना जो है, मैं मानती हूँ कि लोगों के अंदर फिर से एक जो है रोष लेकर आई है, गुस्सा लेकर आई है, और लोग आज हिसाब मांग रहे हैं यूपी की सरकार से कि आप हमारी बेटियों को ऐसे बोटियों की तरह फेंक कर लोगों के सामने और दरिंदों को आप प्रोटेक्ट करके ये हमारी बेटियों के साथ न्याय तो कभी नहीं कर सकते। और दुख की बात यह है कि पॉलिटिकल आरक्षण मिल रहा है और पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है इन लोगों को जो क्रिमिनल्स हैं, वो जेल में बंद है, उनसे बीजेपी के नेता मिलने जाते हैं। हम
किसके साथ खड़े हैं? हम विक्टिम के साथ खड़े हैं, जो उनका रेप कर रहे हैं उन दरिंदों के साथ खड़े हैं। और अगर हम उन दरिंदों के साथ इनको खड़ा हुआ देखेंगे तो मैं मानती हूँ कि देश की कोई भी बेटी इनको कभी माफ नहीं करेगी। फिलहाल तो देखने में ये आ रहा जी कि यहाँ पर समाज भी दो धड़ों में बट गया है। एक तो सबसे बड़ी जो एक शर्मसार करने वाली बात यह है कि कहा जाता है कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, यहाँ वो साझापन कहाँ गया? यहाँ अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति वाला एक मसला बना दिया गया। ये कहाँ तक जायज़ है और क्या संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है हमें? देखिए, जब इस देश के अंदर अयोध्या मंदिर पे वर्डिक्ट आया था तो तब इस देश में अमन और शांति बनी रही। तो आज एक बेटी के जात की वजह से इस देश में दंगे हो जाएंगे? लोग इसलिए दंगे कर देंगे क्या कि उस बेटी जो है वो दलित समाज की है और उसको रेप हो देना चाहिए, कोई बात नहीं, इसलिए दंगे हो जाएंगे इस देश में और आप उससे डर कर बैठ जाएंगे? आप क्या कहना चाहते हो? अगर आपके हाथ में कानून व्यवस्था नहीं है तो छोड़ दीजिए ना गद्दी। अगर आप इस तरीके की, अगर प्रशासन ही ऐसी बात करेगा, और ये दंगे किसने भड़काने वाली बात किसी ने नहीं की, ये तो सरकार के लोग खुद से कह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों के बीच में ये जहर घोल दिया जाए और रेप को भी किसी जाति में बांध दिया जाए। बलात्कार को भी और बलात्कारियों को भी अगर हम धर्म और जाति से देखेंगे तो मैं मानती हूँ कि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक ही स्वर में बात कर रहे हैं, चुप भी बैठे हैं, और अगर बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं जो कि इस देश को शर्मसार। ये दंगे भड़काने वाली जो ये दिल्ली में जो हुआ था प्रोटेस्ट, उस पर भी यही कहानी चलाई गई थी और वही कहानी अब यहाँ चलाई जा रही है। तो ये बड़ी देखिए, हमारे देश में डेमोक्रेसी है और हमारे देश की डेमोक्रेसी की आज हत्या अगर कोई हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रही है। मैं साफ और स्पष्ट कहूंगी कि ये सरकारें फेडरल स्ट्रक्चर में बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इस देश पे जो राज करके गई 200 साल, आज ये उसी का दूसरा स्वरूप है। आपने किसानों को गुलाम बना दिया, आपने बेटियों को गुलाम बना दिया, आपने उनके बूढ़े माँ बाप को, जो सिर्फ ये चाहते थे कि हम अपनी बच्ची को आखिरी क्षण देख ले, क्या इतना भी ह्यूमन राइट नहीं था उनका? और हमारे देश में फटाफट लोग क्रिमिनल्स की ह्यूमन राइट की बात करते हैं। क्या जो मर रहा है, क्या जिसके साथ बलात्कार हुआ उस बेटी का ह्यूमन राइट नहीं है? और डाइंग डिक्लेरेशन तो कानून में कहा जाता है, कानून में कहा जाता है कि अगर बॉडी में सीमन नहीं मिला तो भी रेप है, पेनिट्रेट नहीं हुआ, अटेम्प्ट टू पेनिट्रेट है तो भी रेप है। जी, मैं इसी और मुद्दे पर आना हमारे चाह रहा था अमृता। कानून विशेषज्ञ जो यूपी के हैं वो कहते हैं कि रेप नहीं हुआ। मैं अमृता जी इसी मुद्दे पर आना चाह रहा था कि भारतीय कानून भी इस बात को कहता है, आप भी कानून के जानकार हैं, कि डाइंग डिक्लेरेशन इज एनफ। उसके बाद यस, किसी और गवाही का, किसी और सबूत की जरूरत नहीं रह जाती। तो क्या कोई पार्टी या कोई संस्था या कोई ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज करेगा? क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन है, उसके बाद तो डेफिनेटली जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। और कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे समाज सेवी संगठन हैं जो पीआईएल जिन्होंने फॉर्म करी, और पीआईएल के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। और मैं मानती हूँ कि दुख की बात यह है कि बेटियों के बलात्कार के ऊपर राजनीति हो रही है। मतलब ये किसी की भी बेटी हो सकती है कल को। अगर अगर हम आज एक के साथ नहीं खड़े होंगे तो कोई आपके साथ कभी घटना होगी तो उसके साथ नहीं खड़ा है। और जिस तरीके से एडीजी बोल रहे हैं कि रेप नहीं हुआ क्योंकि सीमेन नहीं मिला, मतलब मैं मानती हूँ कि पुलिस ट्रेनिंग उन्होंने शायद 30 साल पहले की होगी और उनको नए कानून की जानकारी ही नहीं है, उनको रेप के डेफिनेशन के बारे में पता ही नहीं है। जब सीट पर बैठे लोग ऐसे करेंगे तो मैं मानती हूँ कि आप इस देश में गुहार किसने लगाए? आज आज चाहे जुडिशरी है जिसपे थोड़ा बहुत विश्वास है इस देश में लोगों को, वो भी हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसे निर्णय आते हैं जो लोगों को डिसअपॉइंट भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से सभी इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर लिया, मीडिया को कंट्रोल कर लिया, प्रशासनिक अधिकारियों को कंट्रोल कर लिया, जिस तरीके से जुडिशरी के अंदर सेंध कर दी, मैं मानती हूँ कि ये देश जिस जगह जा रहा है, ये जर्मनी जैसे हालात हैं इस देश में आज, और इस तरीके के हालात कभी भी किसी देश की तरक्की और उस देश के लोगों की तरक्की नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा अमृता जी। क्योंकि ऐसे जो घटनाएं होती हैं, इससे एक देश में नहीं, देश विदेश में हर जगह नाक जो कटती है, जो शर्मसार करती है ये घटनाएं। अमृता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे कार्यक्रम में आए। और धन्यवाद फैजान। थैंक यू परविंदर जी। अगले किसी फिर मुद्दे पर आपसे फिर रब्ता करेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद जी। ये थे अमृता धवन और उनके साथ हमारे साथ थे फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, हमारे मेहमान, जिन्होंने किसान मुद्दे पर
कानूनी पहलू हमें बताए, और अमृता धवन ने जो हाथरस गैंगरेप हुआ, जो एक शर्मसार करने वाली घटना थी, उसके बारे में हमारे साथ अपने विचार साझा किए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।